हमारे नंबर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे। हमारा नंबर है 1800233040 और दूसरा नंबर है 0755266049। इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आज की तिथि बता दें, आज है विक्रम संवत 2072 के फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि। तदनुसार 21 मार्च 2016 दिन है सोमवार। आप सभी का ही दिन शुभ हो। बिल्कुल, दिन शुभ हो, सप्ताह शुभ हो। होली आ रही है इस हफ्ते, तो होली भी आपको बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मुबारक हो। परसों होली का त्यौहार है, वो भी मनाएंगे, लेकिन उसको पहले देख लेते हैं कि आज का विचार हमारे पास क्या है, क्योंकि अच्छे विचार से शुरुआत करेंगे तो होली भी अच्छी होगी, सकारात्मक होगी। फिर ये हफ्ता भी पूरा जो है छुट्टियों में ज़्यादा निकल रहा है, तो अपने घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, तो उससे भी जुड़ा हुआ कोई विचार हो सकता है। सकारात्मकता से परिवार के साथ रहें, जश्न मनाएं, त्यौहार मनाएं, ज़्यादा खुश रहें। तो देखते हैं आज का विचार उसके लिए क्या है। बिल्कुल, आज का विचार जो है वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, ना वो टूटता है और ना उसमें रहने वाला कभी दुखी हो सकता है। ये कहा है किसी अज्ञात ने। और जैसा कि शुभ ने अभी अभी आप सभी को बताया था कि छुट्टियां जो है वो आ रही हैं, सब लोग अपने घर परिवार में रहेंगे और जब सब लोग साथ में रहते हैं तो एकता का माहौल तो बन ही जाता बिल्कुल, है। और होली तो जानी जाती है एकता के त्योहार के लिए मोनिका। बिल्कुल रंगों में जो है आदमी की अपनी जो अपना खुद का व्यक्तित्व, खुद का ऑरा होता है, वो डूब जाता है, क्योंकि रंग तो सारे के लिए एक से ही होते हैं। तो एकता में रहे, सब साथ में रहे। वो कहते हैं ना, संगठन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और देश जब आगे बढ़ता है तो संगठन के साथ ही आगे बढ़ता है। जब हम सब एक रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ेंगे और तरक्की भी करेंगे, विकास भी करेंगे। जैसे बात करते हैं, ऐसे ही सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका ध्यान रखने वाले और सबको बहुत कुछ ताकत देने वाले, शक्तियां देने वाले, ऐसी शख्सियत पे आज भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते होंगे और समझ भी गए होंगे, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि आज का दिन क्यों खास है। 21 मार्च का दिन पिछली शताब्दियों में क्यों खास है, तो आज का दिन देख लेते हैं। बिल्कुल, आज का दिन देख लेते हैं हम और जान लेते हैं सबसे पहले आज के दिन क्या हुआ था। वर्ष 1836 की सबसे पहले बात करना चाहेंगे। वर्ष 1836 में नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। हम सबको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। वैसे तो शुभ हम ये सभी जानते हैं कि आज जो है ना, हम लोग इंटरनेट के थ्रू है ना किताबें पढ़ते हैं। जो किताबें हैं हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी किताबों का अपना अलग ही महत्व होता है और नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। 1916 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। ये सबसे खास बात है आज के समय के लिए। देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भारत में एक ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत जो संगीत को और जो उस कला की संगीत को एक अलग ओहदे पर लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हम एकता की बात कर रहे थे मोनिका, कि होली पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की प्रस्तुति सबसे अलग होती है बनारस के घाटों पर, जो जानी जाती है। जब उत्तर प्रदेश में जब आप बात करते हैं या ब्रज होली, अवधि होली की बात करते हैं, तो उनकी जो शहनाई है वो सबसे ज्यादा विशेष होती है। कहलाए जाते हैं वो। और अगला इतिहास हम आपको बता दें कि वर्ष 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना झंडा कैसा होगा इसका निर्णय लिया था। बिल्कुल, तो भारत के इतिहास में ये खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हमने अपना राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज तय किया मोनिका, तो भी इसी पर विचार करने के बाद 1936 में उसका चयन किया गया। तो ये जो 1921 की बात है, ये मुंबई अधिवेशन के बाद सबसे खास बात जो मुंबई अधिवेशन में तय की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो अपना झंडा तय करने को लेकर की थी। बिल्कुल, सबका अपना प्रतीक चिन्ह होता है और उनका भी प्रतीक चिन्ह जो झंडा था उसका निर्णय लिया गया था। अगला हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन वर्ष 1935 में फारसा का नाम बदलकर ईरान रख दिया गया था और औपचारिक रूप से अस्तित्व में भी ईरान तभी से आया था। तो ये भी बहुत खास बात हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर तो खास हो ही जाता है, साथ में भारत का भी इससे विशेष लेना देना है, क्योंकि भारत की जो सीमाओं की हम बात करते हैं 1900 के पहले की, मतलब 1900 शताब्दी के पहले की, तो उसमें ईरान, अफगानिस्तान और इराक का जो मामला है वो भी भारत के ही नक्शे से जोड़कर निकलता है। तो हमारे लिए तो ये बहुत खास हो जाता है। बिल्कुल, खास तो हो ही जाता है। 1957 में भारत का राष्ट्रीय पंचांग सेना में आया था, मतलब नेशनल कैलेंडर। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी 1836 में हमने शुरू की और 1957 आते आते तक हम नेशनल कैलेंडर तक पहुंच गए। तो वहां तक की भी बात सेना से आज हमने कर ली। इसके बाद देखते हैं और क्या खास आखिरी इतिहास हमारे पास है। 1966 में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पोलर
ऑर्बिट में रखी गई थी। तो विज्ञान भी मोनिका ने अपने साथ में आज जोड़ करके रखा है। IRS-P3 नाम की जो सैटेलाइट है उसको जी। पोलर ऑर्बिट में लगाया गया था और हर तरह की जो तरंगे हैं वहां तक पहुंचाई गई थी। तो ये भी बहुत खास बात खास हो बात जाती है, बिल्कुल। इसी के बाद जो ऑल इंडिया रेडियो के सैटेलाइट किरणों की बात करते हैं, जो चेन्नई में सबसे पहला सेंटर डाला गया था 1967 में, वो भी इन्हीं ऑर्बिट के कारण डाला गया। तो ये हमारे लिए, दूरदर्शन के लिए, ऑल इंडिया रेडियो के लिए तो बहुत खास हो जाता है, और जब हमारे लिए खास है तो हमारे दर्शकों के लिए भी खास होना चाहिए। अब खास चीज आपको एक और बताते हैं, डॉक्टर बाबा राव भीमराव अंबेडकर साहब की 150वीं जयंती वर्ष हम मना रहे हैं ना, 150th बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। तो आज की बात पर भी हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचार और सामाजिक समरसता पर विचारों विस्तार से चर्चा करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। और आप कुछ जानना चाहें, कुछ बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो टेलीफोन नंबर्स मोनिका ने भी आपको बताया, मैं भी आपको बताता हूं, 075526600049 और 180023300040 पर आप चर्चा करके हमसे बात कर सकते हैं। तो हमारे विशेषज्ञ जो मौजूद हैं स्टूडियो में, उनके बारे में मोनिका आपको बताएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आज हम सर से बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उनके विचारों पर भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जो सदियों में कभी सभी पैदा होती हैं, जिनके लिए दो शब्द, दो लाइन अगर मैं कहना चाहूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दी दावत पैदा, सालों साल बाद। और बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में एक व्यक्तित्व नहीं थे, अपने आप में एक पर्सनालिटी नहीं थे, बल्कि वो एक संस्था थे। और उन्होंने किस तरह से दलितों, शोषितों के लिए काम किया, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बड़ी बात ये है जो बहुत कम लोग जानते हो, जो मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं हर मंच से ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि वो दलितों के नेता थे, अगर आप ये कहते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे, तो आप सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं बाबा साहब के साथ। अच्छा। बाबा साहब पूरी मानवता के मसीहा थे जी। बाबा साहब शोषितों, वंचितों, गरीबों के मसीहा थे। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा संघर्ष एक उस तबके के लिए लगाया जिसकी कहीं सुनवाई नहीं थी। दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक अमीर है और एक गरीब है जी। बाकी कोई जाति नहीं है। ठीक है। और ये दुनिया की जो सबसे गरीब जाति है, जो असमानता को भोग रही है, जो दोयम दर्जे का व्यवहार जिसके साथ हो रहा है, उसके लिए किसी ने अगर सबसे पहले कोई आवाज उठाई है तो वो आवाज बाबा साहब ने बाबा उठाई साहब है। की फोटो भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, तस्वीरें देख रही है, जो तस्वीरें आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उस तरह की तस्वीरें हैं जो आम तौर पर, सामान्य तौर पर आपको नहीं देखने को मिलती हैं। तो वो हमने एक प्रयास किया कि आपके पास जो कलेक्शन हम लेकर आए तस्वीरों का बाबा साहब की, वो कुछ हटकर हो, कुछ ऐसा हो जो जानकारियों से भरा हुआ हो। बाबा साहब के बारे में एक चीज आपसे प्रतीक जी जानना चाहेंगे, वो ये कि जो बचपन में उन्होंने भी कई चीजें ऐसी देखी, संघर्ष देखा, फिर एक स्कॉलर बनना, वहां से शुरू करना, पढ़ना, फिर गोल्ड मेडलिस्ट तक होना, और फिर इतनी पढ़ाई करना कि संविधान में जो उन्होंने लिखा उसे काटने को लेकर कई लोगों ने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जिस पर हम ज्यादा ध्यान दें और काटा जाए। क्योंकि आज हम अगर संविधान के निर्माताओं की बात करें तो हम देखते हैं अपने पड़ोसी देशों में भी वो संविधान नहीं बन पा रहा है जो बाबा साहब आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले हमारे लिए बनाकर गए। उस तक का जो पूरा सफर है उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे जीवन में पढ़ाई उन्होंने शुरू की और कैसे स्कॉलर तक का बनने का सफर तय किया उन्होंने। देखिए, 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के पास महू, जिस इंदौर से मैं आता हूँ, इसलिए मुझे गर्व भी है कि मैं बाबा साहब की जन्मस्थली से जुड़ा हुआ हूँ। महू में वो रामदास सकपाल जो मेजर सूबेदार थे अंग्रेजी फौज में, उनके वहाँ पैदा हुए। ठीक है। और चूंकि वो दलित परिवार से थे, उनकी दो बहनें थीं, मंजुला और तुलसा, और उनके पिता जानते थे कि शिक्षा का बड़ा महत्व है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाने की कोशिश की। जी। और वहाँ से भीमा, उनका नाम था भीमराव, भीमा को क्या तकलीफें झेलना पड़ी। भीमा को एक बार बैलगाड़ी से इसलिए उतार दिया गया शुभ कि बैलगाड़ी चलाने वाले को ये मालूम पड़ा कि ये दलित है, जी। तो उन्होंने उसको बैलगाड़ी से उतार दिया। भीमा को सबसे इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता था क्योंकि वो दलित है, और मूर्ख बच्चे वो ऊंची जाति के थे लेकिन वो आगे बैठेंगे। भीमा ने एक बार स्कूल की नल की टोटी खोल ली तो उसको मारा गया, पीटा गया कि तुम दलित हो, तुमने नल को हाथ कैसे लगाया। तो दूसरे लोग टोटी खोलते थे, भीमा पानी पीता था। भीमा को संस्कृत सबसे ज्यादा नंबर आने के बाद संस्कृत इसलिए नहीं लेने दी गई क्योंकि संस्कृत देवभाषा है, और उसको
ब्राह्मण लोग पढ़ाते हैं, जो कि दलित के कान में अगर संस्कृत पड़ जाएगी तो वो बड़ा अत्याचार हो जाएगा। तो भीमा ने बहुत पल पल पे, कदम कदम पर तिरस्कार को झेला, अत्याचार को झेला। और इसी इन्हीं चीजों से जो परिवर्तन हुआ उस पर भी बात करेंगे। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, कॉलर हमारे, उनसे बात करेंगे। स्वागत है मिश्रा जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं, अम्बेडकर जी जो है महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अभी और महिलाओं के साथ कितना काम होने की जरूरत है जिससे उनका मान सम्मान बढ़ सके। जी मिश्रा जी, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत मौजूद है। बहुत काम किया है उन्होंने महिलाओं के लिए, और उनकी पत्नी रमाबाई ने भी उनके साथ बढ़ के काम किया और पढ़ाया लिखाया। उनकी पत्नी अशिक्षित थी, अंगूठा टेक थी, लेकिन बाबा साहब ने उनको बहुत उच्च शिक्षित करवाया। और बाबा साहब का बहुत अच्छा कोटेशन है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि पत्नी दासी नहीं है बल्कि समान अधिकारिणी है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भी देखिए, वही पारिवारिक फोटो है, चित्र है उनका, और उनके साथ में ये जो तस्वीर में उनकी आप धर्मपत्नी को देख रहे हैं, वही बात है जो बात प्रतीक जी बार बार बता रहे हैं कि उस समय का जो दौर था जिसमें इतना मुश्किल हो रहा था लोगों को कि दलित होना या पिछड़ी जाति से आना, और उनमें एक समानता होने का नहीं थी, लेकिन उस समय में भी कोई व्यक्ति इतना आगे का कैसे सोच सकता था। सर देखिए, उनके जीवन में 3 महिलाओं का बड़ा योगदान है। महिलाओं संबंधित सवाल है, इसलिए मैं कहूंगा उनके जीवन में 4 महिलाओं का बड़ा योगदान है। उनकी माँ तो बचपन में जन्म देते से मर गई थी, तो उनको उनकी बुआ ने पाला। उनकी बुआ को कुंवर थी, विकलांग थी, अशिक्षित थी, शादी नहीं हुई थी, तो उनकी बुआ ने उनको पाला। उन्होंने अपनी बुआ का शोषण, अपनी बुआ का दर्द पीड़ा देखी, किस तरह से कुंवर होने के नाते उनको पल पल पे अपमानित झेलना पड़ता था। फिर उनकी 2 बहनें थी, तुलसा और एक और बहन उनकी जो थी मंजुला जी। तो इन दोनों की शादी हो गई थी, बड़ी बहनें थी। जब एक बार भीमा राव और अम्बा राव, दो के जो भाई, आनंद राव जो 2 भाई थे, जब ये अपने बाल कटवाने गए तो जो नाई भैंस के बाल काटता था, भैंस की पूंछ कतरता था, उस नाई ने भीमा के बाल काटने से इनकार कर दिया कि तुम दलित हो, मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा। और भीमा आकर जब रोने लगा फूट फूट के, तो उसकी बहन तुलसा ने, जो शादीशुदा थी, उसने कहा कि भीमा तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो और इस तरह के अपमान से तुमको रोना नहीं है बल्कि लड़ना है। ये पहला संदेश है भीमा को कि लड़ना है, संघर्ष करना है। और उसने कहा तुम्हारे बाल मैं काटूंगी। तो उसको चबूतरे में बिठा के कैंची से भीमा के बाल उसकी बहन काटती है। ये 3 महिलाएं भीमा की जिंदगी में आती हैं और बहुत महत्वपूर्ण रोल। जब पढ़ने की बात आती है, पैसा नहीं है, अपमान झेलना पड़ रहा है, तो ये शादीशुदा बहनों के जेवर उनके पिता गिरवी रखते थे, और जब पैसा उनके पास आता था छुड़वाते थे, बहनों को फिर से दे देते थे, फिर जरूरत पड़ती थी फिर उन जेवरों को गिरवी रखा जाता था। बहनें अपने जेवर गिरवी रख के, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के अपने भाई को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, इस मुकाम तक पहुंचाती हैं कि वो दुनिया को बदलता है। देखिए, शुभ शिक्षा इसलिए नहीं है कि हमको दुनिया को समझना है, शिक्षा इसलिए है कि हमको दुनिया को बदलना। मैं और आप शिक्षित है पर हम उस शिक्षा का उपयोग नहीं कर पा रहे, हम दुनिया नहीं बदल पा रहे। भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने शिक्षित होने के बाद दुनिया को बदला, और शिक्षित किसने बनाया? उनकी 2 बहनों ने बनाया, अपने जेवर गिरवी रखकर। तीसरी महिला उनके जीवन में आती है रमाबाई, और वो उनकी पत्नी है। वो उनके साथ संघर्ष करती है, वो उनके आंसुओं की गवाह है, वो उनके अपमान की गवाह है, वो उनके तिरस्कार की गवाह है। वो जो संस्था बनाई उन्होंने, ब्रह्मचारिणी संस्था बनाई, उस संस्था के अंदर वो शामिल होती हैं। और जब चावदार तालाब में वो जाते हैं पानी पीने के लिए, तो कदम से कदम मिलाकर वो जाती हैं महिलाओं के साथ। जब वो नासिक के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ अनशन पर बैठती है। वो महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो जानती है कि पति के साथ मुझे काम करना। और ये सवाल कर रहे थे मिश्रा जी, आज अगर दुनिया में भारत की महिलाओं को अगर किसी एक नेता ने दिया है अधिकार किसी एक नेता ने दिया है, तो वो केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। हिंदू कोड बिल 1951, जिसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ा कानून मंत्री से, वो हिंदू बिल अगर नहीं आता तो भारत की महिला को अपनी पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, भारत की महिला को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, भारत की महिला को तलाक देने का अधिकार नहीं था, भारत की महिला को विधवा पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, भारत की महिला को उत्तराधिकार अधिनियम अधिकार नहीं थे। तो भारत की महिला को ये जो मताधिकार है ना, इसका विरोध हुआ था। इसका विरोध हुआ था। इसको कहा गया था कि मताधिकार उन लोगों को दीजिए। बहुत बड़े नेता थे भारत के, जिन्होंने कहा कि मताधिकार उसको दीजिए जो शिक्षित हो, जिसमें समझ हो, वोट डालने की, नहीं जो एजुकेटेड हो। समझ का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है शुभ, लेकिन एजुकेटेड हो, डिग्री होना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार, उसको मताधिकार दीजिए। दूसरी बात उस नेता ने कही कि जो फौजदारी 2 रुपए का फौजदारी टैक्स देते हो, यानी जो आज का इनकम टैक्स है, उसको देना चाहिए। उस वक्त 1951 में
हमारा जो परसेंटेज था, साक्षरता का परसेंटेज था, वो कुल 24 था, 24% था। और उसमें महिलाओं का क्या परसेंटेज था? 7-8 परसेंटेज था। तो 1957 में हमारे महिलाओं का शिक्षा परसेंटेज जो था वो 14% वोट था। तो इस हिसाब से अगर हम महिलाओं को शिक्षा मताधिकार वोट डालने का राइट ऑफ वोट डाल देते तो वो तो शायद 14% महिलाओं को भी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये महिला वोट ही नहीं डाल पाती तो ये दोयम दर्जे की हो जाती कि नहीं हो जाती? सर, अगर हम आपसे आज की बात करना चाहें तो आज भी हम देखते हैं, आज भी महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिलता। बहुत सारे अधिकार मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उनके लिए किस तरह से कार्य करना चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक करना चाहिए, कैसे बाबा साहब के विचारों को उन तक पहुंचाना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए? देखिए, बाबा साहब तो आर्टिकल अनुच्छेद 14, 15, 16 इसमें महिलाओं के लिए काफी कुछ दे गए। और बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कुछ भी नहीं है, संविधान कुछ भी नहीं है। अगर संविधान का इस्तेमाल अच्छे लोग करेंगे तो इससे बढ़िया ताकतवर कोई चीज नहीं है, और अगर संविधान का इस्तेमाल बुरे लोग करेंगे तो इससे खराब कोई चीज नहीं। आपके संविधान में हर चीज लिखी हुई है। आपके संविधान में महिलाओं के अधिकार लिखे हुए हैं, महिलाओं की ताकत लिखी हुई है, महिलाओं की स्वतंत्रता लिखी है, महिलाओं का सम्मान लिखा हुआ है। आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए। महिलाओं को समझना होगा कि संविधान ने उनको बराबरी का माना। मैंने कहा ना कि बाबा साहब ने कहा था कि स्त्री दासी नहीं है, उसको समानता, सहचर्य, बराबरी का हक देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। अच्छा। शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा फेमस कोड है, शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको पिलाइए। आदमी ताकतवर हो जाएगा, शेर हो जाएगा अगर उसमें शिक्षा आ जाएगी तो। और हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि बाबा साहब कैसे, बाबा साहब पहले दलित थे जो बॉम्बे के कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया। बाबा साहब पहले दलित थे जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, डॉक्टरेट करने गए, और अपनी शिक्षा के दम पर। और ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मणों ने बाबा साहब के साथ न्याय किया। बाबा साहब का सरनेम अम्बेडकर था ही नहीं। बाबा साहब का सरनेम तो सतपाल था। लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक थे अम्बेडकर, वो बाबा साहब की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उस ब्राह्मण शिक्षक ने कहा कि तुम मेरे मानस पुत्र हो और तुम मेरा सरनेम लगाओगे अम्बेडकर। और तब बाबा साहब अम्बेडकर कहलाए। और बाबा साहब ने पूरी दुनिया को बताया कि उनमें उनकी शिक्षा, उनकी जो नॉलेज थी, उन्होंने दलित रहते हुए पूरी कोलंबिया में, पूरी अमेरिका में अपनी नॉलेज से अमेरिका तो को टाउन हॉल में भी उनका जो है अनावरण किया मूर्ति का। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि क्या कुछ खास उनकी किताबों के बारे में है, क्योंकि किताबें भी बाबा साहब की कई हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और जिन्हें हम सबको अपने जीवन में उतारना जरूरी है। इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हर के रंगों में भींजे चुनरिया, होरी के रंगों में भींजे चुनरिया। किस तरह हम जब होली का त्योहार मनाते हैं तो सब लोग अपने अपनी धुन में रहते हैं। अगना के अंगना में रस बरसत है। बड़ी खूबी तो यह है कि उस दिन तो गिले शिकवे सारे भूल के सारे दोस्त मिल जाते हैं। कि जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है, वो जो इस त्योहार को अलग ही मजा है ना। होली कैसे खेलूरी जा सांवरिया के संग रंग में। कि लड़की लड़के के साथ होली खेल रही है और इस त्योहार का आनंद ले रही है। मालिक जी होरी तो खिला लो, रंग में भरे दोनों हाथ। ब्रज में होली किस तरह से खेली जाती है? राधा ने रोरी लगा ब्रिज की होली के हिंदू कोड बिल वहीं से आया, उसी ने तो जानी जा हिंदू कोड बिल। तो वह है बुंदेलखंड की होली। बिरहन की पीराजिएरा में बिना धुआं को हवन करा। कोयल आम पिया के संग आंख में चौनी खेले, कुहू कुहू कह देत कान में, दुख दुख जाए अकेले। लाल गुलाल मली मुख ऊपर भरमारी पिचकारी। वाह 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 वाह। क्या बात है। घटन लगी दिन पे दिन रजनी। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हम बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी से आज, और
जो चर्चा का विषय है वो है बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार। किस तरह से उनके विचारों ने लोगों के अंदर परिवर्तन लाया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि चावदार तालाब का भी बहुत महत्व माना जाता है कि वो वहाँ पे पानी पीने गए थे, तो उस वाली घटना को आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, महाड़ में एक तालाब था, चावदार तालाब जी। और उस चावदार तालाब में पशु तो, ढोर जानवर तो पानी पी सकते थे, लेकिन दलित उस तालाब का पानी पीना तो दूर की बात, उस तालाब के आसपास फटक भी नहीं सकते थे। जी। अच्छा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि चावदार तालाब का मैं पानी पी लूंगा या मेरे दलित भाई पानी पी लेंगे तो हम कोई अमर नहीं हो जाएंगे, और चावदार तालाब का पानी हम नहीं पिएंगे तो हम कोई मर भी नहीं जाएंगे। जी। लेकिन ये मेरे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल है, ये मेरे हक से जुड़ा हुआ सवाल है, और चावदार तालाब का पानी मुझे, मेरे बराबरी का सवाल है, इसलिए मैं इसका पानी पी कर रहूंगा। तो भागीरथ जी गंगा कब लाए वो अलग विषय है, लेकिन दलितों के लिए अगर कोई गंगा लाया है ना, तो वो अम्बेडकर साहब लाए। उस चावदार तालाब में वो गए 1927 में, और 1927 में उनके पीछे हजारों दलित उनके पीछे गए। रमाबाई भी उनके साथ थी, रंगूबाई उनके साथ थी, और उन्होंने पानी उसका पिया और उसका बड़ा विरोध हुआ। सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने वो पानी पीकर दिखाया, और वो पहली जीत थी दलितों की। बिल्कुल। और दलितों के मन में पहला आत्माभिमान, पहला स्वाभिमान, जिसको ना निज गौरव तथा, हम कहते हैं जब तक आपको निज सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता, निज गौरव नहीं होता, तब तक आप लड़ नहीं सकते, संघर्ष नहीं कर सकते। वो निज गौरव पैदा करना, वो सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा करना दलितों में, वो बाबा साहब ने चावदार तालाब के रूप में, इसलिए चावदार तालाब का बहुत बड़ा घटनाक्रम है। उससे बाबा साहब को समझ में आया कि लेख लिखने से, आप किताबों की बात कर रहे थे, 3 किताबें लिखी, बौद्ध धर्म में किताबें लिखी, सबसे बड़ी किताब तो उनकी संविधान है। वो डायरेक्टली उनकी किताब नहीं, लेकिन उन्हीं की किताब है। लेकिन मैं किताबों से हट के बात करता हूँ। बाबा साहब ने खूब लेख लिखे, दुनिया भर में लेख लिखे, पर बाबा साहब को लगा कि लेख लिखने से, भाषण देने से क्रांति नहीं होनी है, जमीन पर आकर काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए वो तालाब का पानी पीने गए। कोई तालाब का पानी पीने से अमर नहीं हो गए, पर उन्होंने कहा कि मेरा हक है, अधिकार की बात। मैं नासिक के मंदिर की बात आपको करना चाहता हूँ। मंदिर में प्रवेश अछूतों का उसके पहले नहीं होता था। जी बिल्कुल। नदी तालाबों का पानी नहीं पीने दिया था, अछूत मंदिर नहीं आ सकते। तो नासिक के उस मंदिर में आमरण निशान पर बैठ गए कि हम मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, और वहां से ब्राह्मण और तथाकथित अभिजात समाज जो था उस समय का, वो खड़ा हो गया, और वहां एक संघर्ष हुआ, वैचारिक संघर्ष हुआ। लेकिन देखिए, वहां बाबा साहब अम्बेडकर हारते नहीं। वो हार जाए वो बाबा साहब कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने, हार जाए वो बाबा साहब कैसे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी बहुत ज्यादा महत्व बनना चाहता है, उनके विचार भी इस पर कुछ थे, उस बारे में भी आप हमें बताएं। देखिए, आज बहुत ज्यादा राजनीति होती है समान नागरिक संहिता पर जी, और देश में हमारे ऊपर तो सवाल भी उठाया जाता है कि जब हम इतने आधुनिक हैं, इतने प्रगतिशील हैं, तो हमारे एक कानून क्यों नहीं है? बिल्कुल। और बहुत सारे पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा रहा है, एक देश दो विधान नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन बाबा साहब वो शख्सियत थे जिसने उस समय कह दिया था कि सिविल यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। और जब बाबा साहब ने हिंदू बिल लाए, वो हिंदू कोड बिल लाए, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम 4 शादियां कर सकते थे, ईसाई पारसी 1 शादियां करते थे, और हिंदू तो 100 शादियां कर सकता था। हमारे यहाँ ऐसी हैं 100 शादियों के उदाहरण हैं, ऋषियों ने, कुछ बहुत सारे लोगों ने 100 शादियां की, राजा महाराजा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1 शादी होगी, हिंदू केवल 1 शादी करेगा और हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। ये कानून बनाया है बाबा साहब ने, और इससे हिंदू महिलाओं को सुरक्षा मिली, हिंदू महिलाओं को सम्मान मिला जी। नहीं तो दासियों की तरह, नौकरानियों की तरह पत्नियां हुआ करती थी, 20-20, 12-12, 15-15, 16-16। उसमें भी परिवर्तन उन्होंने किया। एक चीज और है जो श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब 1950 में से लेकर जो टाइम था वो, और 2016 तक आते आते में जो समय परिवर्तन हुआ है, समाज ने क्या कुछ सीखा है, और समाज को क्या कुछ सीखने की जरूरत है अब बाबा साहब से, इस समय की अगर हम बात करें, 2016 की अगर हम बात करें तो? देखिए, आप तस्वीरें दिखा रहे थे ना, तब मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं कहूँ आपसे कि हमने बाबा साहब की, गांधी जी को फ्रेम बनाकर दीवार में टांग दिया है। बिल्कुल। हम उनको दिल में नहीं बिठा पाए। निश्चित रूप से हम आज भी दिल से कहीं ना कहीं हम अधिनायकवादी हैं जी, दिल से हम कहीं ना कहीं अभिजातवादी हैं। आज भी हमारे मन में शूद्र के लिए, दलित के लिए वो सम्मान, वो प्यार, वो भावाचार नहीं है जी। आज भी घटनाएं होती है ना कि घोड़ी पे दलित बैठ गया तो उतार दिया, मारा गया, निश्चित रूप से वो सुनने में आता रहता। लेकिन जो चीज मैं जानना चाह रहा था, मेरा प्रश्न ये नहीं था, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो शिक्षा है ना, आपने कहा कि शिक्षा और समझ में बहुत अंतर है।
क्या हम अभी भी वो समझ नहीं विकसित कर पा रहे हैं करने की अपने जरूरत है। लोगों में जो सम्मान की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम अब एक चीज तो देखते हैं ना कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ विवाद हो जाता है, उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि उस समय भी ये सब जो दृढ़ इच्छा रही, बाबा साहब की बात करें या वल्लभ भाई पटेल की बात करें या महात्मा गांधी की बात करें, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो दृढ़ संकल्प था देश को अच्छा देने का, क्या उसमें कुछ कमियां लग रही हैं? ये फोटो जो आप देख रहे हैं, देखिए अलग अलग विचारों के 3 लोग आपको एक साथ इस तस्वीर में दिख रहे हैं। क्या अब ऐसा संभव नहीं हो सकता? और क्यों हम इतना पीछे जा रहे हैं कि अब उससे भी खराब हालात बन रहे हैं कि हम अपने दृढ़ संकल्प को लेकर और देश के लिए अच्छा करने को लेकर कहीं ना कहीं लोग पीछे हट जाते हैं? देखिए, बाबा साहब और गांधी जी के बहुत जबरदस्त मतभेद थे। आप कह रहे हैं वैचारिक मतभेद की बात, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब को विधि मंत्री बनवाने का वीटो जो था महात्मा गांधी का था। उन्होंने कहा कि इनको विधि मंत्री बनाइए, कानून के जानकार है। और महात्मा गांधी का जीवन बचाने के लिए उन्होंने अपने मांग छोड़ के पूरा बैक किया। महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। महात्मा गांधी और उनका गोलमेज कॉन्फ्रेंस को लेकर 1931 में विवाद हुआ। महात्मा गांधी ने कहा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पूरे देश का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा कि दलितों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। महात्मा गांधी ने कहा कि जब देश का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ तो दलितों को, क्योंकि महात्मा गांधी भी दलित उत्थान चाहते थे। महात्मा गांधी दलितों के बहुत बड़े पैरोकार थे और बाबा साहब भी दलितों का उत्थान चाहते थे। लेकिन बाबा साहब उनके मताधिकार को लेके, बाबा साहब पृथक निर्वाचन चाहते थे दलितों को, पृथक मताधिकार चाहते थे, तो वो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे। लेकिन ये सब नेता देश की बात करते थे। सब में राष्ट्रवाद प्रमुख था, राष्ट्रवाद प्रमुख था इनमें। वैचारिक मतभेद अलग बात है, मनभेद नहीं थे। और बाबा साहब ने जो बात संविधान में कही, संविधान की जो 3 बड़ी बातें हैं, वो समानता, बिल्कुल, स्वतंत्रता और बंधुत्व। जी। इस 3 बातों का सबसे ज्यादा फायदा किस आदमी को मिला? दलितों को मिला? नहीं। इस बात का सबसे ज्यादा, इन 3 बिंदुओं का सबसे ज्यादा फायदा मिला इस देश के गरीब आदमी को, इस देश के वंचित आदमी को, इस देश के शोषित आदमी को। जब आप पर्सनल व्यक्तिगत रूप में प्रतीक श्रीवास्तव कुछ भी नहीं है, व्यक्तिगत रूप में मोनिका तिवारी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जब आपके साथ संविधान आकर खड़ा होता है ना, आप बहुत ताकतवर हो जाते हैं। निश्चित रूप से आपके साथ जब संविधान की शक्तियां खड़ी होती है ना, तो आप, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ आता है, आपके साथ सरकार आती है। तो बाबा साहब ने केवल, जैसे आप समान कर दिया, धक्का पोछा वगैरह वगैरह, लेकिन बाबा साहब ने जिस हालात परिस्थितियां थी, वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए उन्होंने आरक्षण मांगा था। बिल्कुल, बात उस समय कही थी कि 10 वर्ष के लिए देना है, ठीक है, बाद में वो आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, वो अलग विषय है। लेकिन कितने संघर्ष के बाद बाबा साहब ने ये आरक्षण लिया, बिल्कुल, लड़ाई जो लड़ी उन्होंने, संविधान सभा के अंदर कितना विरोध हुआ है इसका। संविधान सभा में जो कुछ आज बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको लेकर आज लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने उन आर्टिकल पे एक शब्द नहीं बोला है। बिल्कुल, संघर्ष उन्होंने बहुत किया है और सफलता भी उन्होंने हासिल की, इसीलिए इतनी सारी अच्छी चीजें हुई, इतने अच्छा संविधान आया है। और जैसा कि कहते हैं, समय का पहिया घूमता रहता है और हमारा जो समय है वो भी समाप्त होने वाला है। इस सेक्शन का, पर्टिकुलर सेक्शन का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रतीक जी कि आप यहाँ पे आए और इतनी सारी आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हमें और हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल, तो अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब उस बार आएंगे तो होली से जुड़ी हुई कई चीजें करेंगे। त्योहार से बात हुई है, त्योहार की बात हुई है, तो उस पर बताएंगे। तो आपके पास जब आइएगा तो स्टूडियो में भी बैठ करके हम कुछ कविताएं सुनेंगे, ब्रज की होली के बारे में जानेंगे, अवधि होली, बुंदेली होली के बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, पहले ये देखिए, फिर उसके बाद स्टूडियो में आकर हमसे भी जुड़े रहिए। तो फिलहाल एक ब्रेक। रंगों में रंग मिल जा